अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा है सोर्सिंग। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है किस तरह से हम प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये सोर्सिंग ना सिर्फ आपको अमेजोन के बिजनेस में हेल्प आउट करेगा, बल्कि इसके अलावा भी अगर कोई आप लोकल बिजनेस करते हैं और बाहर से कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं या कुछ एक्सपोर्ट वगैरह करना चाहते हैं तो उसमें भी ये चीज़ें आपको हेल्पफुल होंगी। तो इसलिए इस लेक्चर को ज़रा अटेंटिव होकर सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं अज्यूम करता हूँ कि हमने प्रोडक्ट अपनी अप्रूव करवा लिया। ठीक है, हमारे पास हमारी प्रोडक्ट जो है हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमने बेचना क्या है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो पहला स्टेप होता है, हम सबसे पहले उसको चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट कहीं पेटेंट तो नहीं है। क्योंकि अमेजोन के ऊपर अगर किसी प्रोडक्ट को जो कि पेटेंट हो और आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर दें तो अमेजोन उसको रिमूव कर देता है, वो आपको अलाउ नहीं करता कि आप ये पेटेंट वाली प्रोडक्ट को बेचें। अब पेटेंट क्या होता है? पेटेंट किसी ने भी उसका डिज़ाइन पेटेंट करवाया हो सकता है या फिर उसका यूटिलिटी पेटेंट करवाया हो सकता है कि ये वाली प्रोडक्ट जो है ये डिज़ाइन सिर्फ मैं ही बेच सकता हूँ, इसके अलावा कोई भी ये डिज़ाइन बेच नहीं सकता। उसके राइट्स लिए होते हैं, बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो उस प्रोडक्ट के राइट्स उन्होंने लिए होते हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट अगर आप अमेजोन के ऊपर बेचेंगे तो अमेजोन उसको आपको अलाउ नहीं करेगा। कुछ दिन तो शायद आपकी सेल होती रहे, लेकिन जैसे ही आपकी लिस्ट अमेजोन की नज़र में आएगी तो वो फ़ौरन इसको आपको लिस्ट को सस्पेंड कर देगा। ठीक है, और आप फर्दर उसको बेच नहीं सकते। तो उससे क्या नुकसान होता है कि जो हमने इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री ऑर्डर की होती है वो सारी हमारी इन्वेंट्री वेस्ट चली जाती है। तो उससे पहले सिक्योर तरीका अगर हम अपनाएं तो वो ये है कि हम प्रोडक्ट सोर्स करने से पहले, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है, मैं फॉर एग्जांपल कोई स्क्रंचीज बेचना चाहता हूँ अमेजोन के ऊपर, मैंने प्रोडक्ट अपनी सेलेक्ट कर ली, सारा क्राइटेरिया उसके देख लिए, सारा कुछ फुलफिल कर लिया उसका, तो मैंने ये स्क्रंचीज को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट को अमेजोन के ऊपर लिस्ट करूँ, लेकिन उससे पहले मैं अमेजोन पे लिस्ट करने से पहले उसका चेक करूंगा कि कहीं ये प्रोडक्ट पेटेंट तो नहीं है, क्योंकि पेटेंट चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब पेटेंट चेक करने के दो तरीके होते हैं, या तो मैं खुद से थोड़ी बहुत चेक कर लूँ कि पेटेंट किस तरह से होते हैं जनरली, लेकिन मेन तरीका जो होता है हम फाइवर या अपवर्क से किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं कि वो हमारे लिए पेटेंट रिसर्च करके दे कि कहीं ये प्रोडक्ट पेटेंट तो नहीं है। अब पेटेंट की दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है पेटेंट जो है वो डिज़ाइन पेटेंट होता है, और एक होता है यूटिलिटी पेटेंट। अब मैं डिज़ाइन पेटेंट की अगर आपको एग्जांपल दूं तो वो ये है कि जैसे कोई अमेजोन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ गिलास। तो अगर किसी ने इसका डिज़ाइन पेटेंट लिया हुआ है तो वो एक स्पेसिफिक इसका वो होगा डिज़ाइन, कि जैसे अगर कोई गोल गिलास बेच रहा है, कोई चौड़ा, यहाँ से मैं आपको दिखा सकूं अगर, ये देखें। अब ये आपको डिफरेंट तरह के गिलास नजर आ रहे हैं, मैं आपके साथ जस्ट एक एग्जांपल शो कर रहा हूँ। अब इसमें ये वाला डिजाइन भी है, ये डिजाइन भी है, ये डिजाइन भी है। अगर किसी ने इनमें से फॉर एग्जांपल ये वाले डिजाइन का पेटेंट लिया हुआ है, ठीक है, तो आप इस कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं, लेकिन आप इस डिजाइन को कॉपी नहीं करेंगे। आप इस तरह का डिजाइन बेच सकते हैं, आप इस तरह का डिजाइन बेच सकते हैं, यानी आप किसी और डिजाइन में जा सकते हैं उसका प्रूव करवा के। ठीक है, लेकिन आप इस अगर डिजाइन को कॉपी करेंगे तो अमेजोन आपको अलाउ नहीं करेगा और आपकी लिस्ट को सस्पेंड कर देगा। ये होता है डिजाइन पेटेंट, कि आपने एक स्पेसिफिक डिजाइन के राइट्स ले लिए कि यार ये वाला डिजाइन सिर्फ मैं ही बेच सकता हूँ। उसकी बजाय अगर मैं यूटिलिटी पेटेंट की बात करूं तो उसको हम क्लियर नहीं करें। डिजाइन पेटेंट पे फिर भी हम क्लियर करके प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, वो इस तरह के हम अपना थोड़ा डिजाइन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये वाला डिजाइन अपना लेता हूँ, मैं इस डिजाइन को बेचना शुरू कर दूंगा। लेकिन जब बात आती है यूटिलिटी पेटेंट, यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है कि गिलास का पर्पस क्या है? गिलास का पर्पस ये है कि हम इसमें पानी पीते हैं, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज जिससे हम पानी पिए गिलास के अंदर, तो वो वाली चीज यूटिलिटी आ जाती है। गिलास की यूटिलिटी ये है कि हमें कुछ भी, कोई भी लिक्विड ड्रिंक करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर किसी ने इसका यूटिलिटी पेटेंट लिया हुआ है कि ये गिलास का मैंने यूटिलिटी पेटेंट लिया हुआ है, तब हम उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते और हम उस प्रोडक्ट को वेस्ट कर देंगे, हम उस प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएगी वो प्रोडक्ट, क्योंकि हम यूटिलिटी पेटेंट पे तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि वो प्रोडक्ट पेटेंट तो नहीं है। उसके लिए हम बेसिकली गूगल पे भी जाके चेक कर सकते हैं, अपनी एक जनरल सी रिसर्च करें। लेकिन जब आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो आप उससे पहले ये इन्फॉर्म कर दें कि ये प्रोडक्ट का मैं पेटेंट चेक करवाना चाहता हूँ। आप फाइवर पे दो चार लोग हायर करेंगे, प्रोफेशनल्स हायर करेंगे, जो कि आपको टोटल $100 कॉस्ट पड़ेगी, दो तीन अगर आप हायर करते हैं तो आपको उससे ये श्योरिटी हो जाएगी कि आपकी प्रोडक्ट पेटेंट नहीं है।
हम भी जब अपनी प्रोडक्ट की तरफ जा रहे होते हैं, जब खुद से प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है, तो प्रोडक्ट का पेटेंट चेक करना मस्ट होता है। इसके बगैर हम प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते। इसी तरह जब आप क्लाइंट के लिए भी काम कर रहे हैं, तो आपने उससे भी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो आपने उसको भी ये बताना है कि भाई आप ये जरा मैं इस प्रोडक्ट आप इस प्रोडक्ट को चेक कर लें कि प्रोडक्ट कहीं पेटेंट तो नहीं है। तो अगर वो आपको कह देता है कि ठीक है जी आप इस प्रोडक्ट को चेक करा लें, तो मैं आपको पे कर देता हूँ इसके लिए, तो आप उसका किसी प्रोफेशनल से करवा लें। अगर वो नहीं इंटरेस्टेड, तो चलें वो फिर उसके एंड पे होगा। आपने तो अपनी तरफ से पूरा कर दिया कि जी पेटेंट इसका चेक करवा लें, ठीक है। अब हम जाते हैं गूगल पेटेंट पे, ठीक है। हम गूगल पेटेंट पे जाते हैं, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब ये गूगल पेटेंट आ गया। मैं कोई भी प्रोडक्ट चेक करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल स्क्रंचीज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि कहीं ये वाली प्रोडक्ट पेटेंट तो नहीं है। तो अब मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स आ गए हैं, डिफरेंट तरह की यहाँ पर डिजाइन्स आ गई हैं, जहाँ जिनको मैं चेक कर सकता हूँ कि अगर वो डिजाइन्स मेरे उनके साथ मैच कर रहे हैं, तो फिर वो प्रोडक्ट पेटेंट नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जाके आप चेक करेंगे, यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के डिजाइन्स नजर आएंगे और आपको पेटेंट के जो एब्स्ट्रैक्ट है वो आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा कि अगर आपकी प्रोडक्ट इस तरह की है, जिस तरह की ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है, तो फिर यानी ये प्रोडक्ट पेटेंट है। अब ये भी चेक कर सकते हैं, अब यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट का आ रहा है, तो अगर आप प्रोडक्ट यूके में बेचना चाह रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो बेटर यही है, ये देखें यहाँ पर आपको डिजाइन भी पता चल जाता है कि इस तरह की अगर प्रोडक्ट होगी तो वो पेटेंट होगी। तो इसलिए बेहतर ये होता है, क्योंकि हम इसके अंदर एक्सपर्ट नहीं होते, ये काम किसी वो प्रोफेशनल पेटेंट रिसर्च करने वाले का होता है। तो बेहतर यही होता है कि आप इसके लिए किसी प्रोफेशनल को हायर करें जो कि आपके लिए पेटेंट की रिसर्च करके दे। और अगर आप खुद से करना चाहते हैं, तो आप डिटेल में इन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं कि कहीं आपकी प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज तो नहीं है, या जो जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी है कहीं आपकी प्रोडक्ट उनके अंदर लाए तो नहीं करती। तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं पेटेंट और गूगल्स पे जाके, ठीक है। तो पेटेंट आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। पेटेंट के बगैर आप कभी भी प्रोडक्ट सोर्सिंग की तरफ नहीं जाएंगे। सबसे पहले आपने पेटेंट चेक कर लिया, अगर आपकी प्रोडक्ट पेटेंट नहीं है, तो फिर आप उस प्रोडक्ट के अंदर बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है हम सोर्सिंग किस तरीके से करते हैं और सोर्सिंग कहाँ से करते हैं। सोर्सिंग हम बेसिकली करते हैं alibaba.com से। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, मेरी प्रोडक्ट सिलेक्ट होगी कि जी मैं स्क्रंचीज को बेचना चाह रहा हूँ, या मेरे क्लाइंट की कोई प्रोडक्ट है कि वो स्क्रंचीज बेच रहा है, तो वो कहता है जी आप मुझे ये स्क्रंचीज मेरी प्रोडक्ट है, या मुझे ना सोर्स करके दो चाइना से, ठीक है। हम alibaba.com के ऊपर आते हैं, यहाँ पर हम टाइप करते हैं स्क्रंचीज। यहाँ मैंने स्क्रंचीज टाइप किया, तो आपके सामने बहुत सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो होने लग पड़ी, ठीक है। उससे भी पहला स्टेप आपका ये होता है, जब हम Amazon के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम कंपेटिटर के स्टाइल को कॉपी करें। जो हमारा कंपेटिटर बेच रहा है, हम भी वही प्रोडक्ट बेचें। Amazon पे बेसिकली ट्रेडिंग होती है, हम इनोवेशन की तरफ नहीं जाते कि यार ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मैं तो यही डिज़ाइन बेचूंगा और अपने से एज्यूम करें जी ये वाला डिज़ाइन बहुत बिकेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपका क्लाइंट कंपेटिटर जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जो आपका कंपेटिटर प्रोडक्ट बेच रहा है, जिस डिज़ाइन की प्रोडक्ट बेच रहा है, तो आपको ये श्योरिटी होती है कि ये डिजाइन बिक रहा है, ठीक है। तो हम उसी डिजाइन को हमेशा कॉपी करते हैं, ना कि अपनी तरफ से कोई इनोवेशन ज्यादा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट सेलेक्ट होगी, आपके पास कीवर्ड्स आ गए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं इसकी एक पिक्चर भी सेव कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे कि मैं ये वाला डिजाइन कॉपी करना चाह रहा हूँ। ये वाला डिजाइन है, ठीक है। अब मैं जाके स्क्रंचीज को ढूंढता हूँ यहाँ पर जो इससे मिलते जुलते डिजाइन सेल कर रहे हैं। अब देखें ये वाली प्रोडक्ट मिलते जुलते डिजाइन है इनके पास, हम इन सब से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सप्लायर सेलेक्ट करने का हमारा एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है। हम किसी को भी ऐसे ही नहीं कह देते कि भैया आप ये वाली प्रोडक्ट आपसे हम ले लेंगे, ये वो। उसके लिए एक उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए कि उसके प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, ठीक है। उसकी सोशल प्रोफाइल किस तरह की है, उसके लोगों ने रेटिंग किस तरह की दी हुई है, कब से वो अलीबाबा के ऊपर है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। आप ये नहीं कर सकते कि किसी ने आज ही अलीबाबा के ऊपर आया तो आप उस पर ट्रस्ट करके आप उसको ऑर्डर प्लेस कर दें। आप कभी भी इस तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारा क्राइटेरिया क्या होता है, हमारा क्राइटेरिया ये होता है कि वो सप्लायर्स
जिन्हें कम से कम अली बाबा के ऊपर आए हुए 2 साल हो गए हों, ठीक है। वो हमें कैसे पता चलता है? वो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि कितने ईयर्स हो गए हैं उसे अली बाबा के ऊपर भेजते हुए। यहाँ पर 11 ईयर्स आ रहा है, इसे 1 ईयर आ रहा है, तो हमारी मिनिमम जो होती है, हम 2 साल वाले सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं कि कम से कम उसका टाइम पीरियड जो है 2 साल से वो अमेजोन के ऊपर कर रहा है सेल, ठीक है। उसके बाद आपको ये शो हो रहा है रिस्पॉन्स रेट, ठीक है, कि इस सप्लायर का रिस्पॉन्स रेट कैसा है। अब ये ना हो कि किसी सप्लायर का रिस्पॉन्स रेट बहुत गंदा है, ठीक है, वो दो दो आप उसे आज मैसेज कर रहे हैं, वो 2 दिन बाद जाके आपको रिप्लाई कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल आपकी इन्वेंट्री खत्म हो जाती है, आपको अर्जेंट कोई इन्वेंट्री चाहिए, आप अर्जेंटली कोई शिप करना चाहते हैं अपने वेयर हाउस में, तो वो इस तरह का अगर रिस्पॉन्स रेट गलत होगा कि वो 2-2 3-3 दिन बाद जाके आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, तो आप मजीद अपना काम उसके साथ नहीं परस्यू कर सकते। तो इसीलिए हम पहले ही वो सप्लायर चूज करते हैं जिसका रिस्पॉन्स रेट मिनिमम कोई 80 to 85% हो, ठीक है। इससे कम वाले के साथ हम काम ही नहीं करते, ठीक है। ये एक फैक्टर हमने देख लिया। उसके बाद जो है, उसको ये गोल्ड का बैच जरूर मिला हो, ठीक है। गोल्ड सप्लायर का बैच उसके पास होना चाहिए। ये शो करता है कि जी ये ऑथेंटिक सप्लायर है। अब गोल्ड का बैच परचेज करने के लिए उन्हें एक अच्छी खासी अमाउंट अली बाबा को पे करनी पड़ती है, फिर उन्हें गोल्ड सप्लायर का बैच मिलता है, ठीक है। ये आपको साथ एक ट्रेड एश्योरेंस का भी बैच होना चाहिए उसके पास। ट्रेड एश्योरेंस क्या होती है? ट्रेड एश्योरेंस ये होती है कि अगर आपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, ठीक है, और उसके पास ट्रेड एश्योरेंस का बैच है, कल को कोई वो आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता कि आपसे पेमेंट ले ली, आपको इन्वेंट्री नहीं पहुंचा रहा है या कुछ भी आपके साथ फ्रॉड कर रहा है किसी किस्म का। तो अली बाबा ये नहीं होने देता, ठीक है। अली बाबा के पास ये सप्लायर्स की कुछ अमाउंट रिजर्व में पड़ी होती है। तो अगर कोई सप्लायर इस तरह की हरकत आपके साथ करना चाहे, तो अली बाबा के साथ आप इसको केस ओपन कर सकते हैं, और वो आपका जो लॉस है वो आपको पे कर देता है, ठीक है। इसीलिए हम ट्रेड एश्योरेंस की सर्विस को यूज करते हैं। इसके अंदर थोड़े से चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, अली बाबा को भी कमीशन पे करना पड़ता है अगर आप ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, कि पेमेंट के भी डिफरेंट चैनल होते हैं। आप एलसी के थ्रू कर सकते हैं, आप टीटी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या और अगर आप कोई ब्लैक चैनल यूज कर रहे हैं जो कि रिकमेंडेड नहीं होते, अगर आप उस तरीके से कर रहे हैं तो फिर आपकी वो सोर्सिंग सिक्योर नहीं होती। कोई सप्लायर पैसे लेके भाग भी सकता है, ठीक है, वो आपके साथ फ्रॉड भी कर सकता है। तो हम ये प्रेफर करते हैं कि हम ट्रेड एश्योरेंस को यूज करें ताकि हमारे जो पैसे हैं वो बिल्कुल सेफ रहें, ठीक है, और उसके साथ कोई मिसहैप ना हो हमारी इन्वेंट्री के साथ। उसके बाद जो है, ये आपको ये डायमंड के बैच होने चाहिए उसके पास लाजमी। ये क्या होता है? ये आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स को शो कर रहा होता है कि किस सप्लायर की कैसी परफॉर्मेंस है, ठीक है। और ये वाले जो डायमंड आपको नजर आ रहा है, ये कम से कम 2 होने चाहिए, ठीक है। ये परफॉर्मेंस इंडेक्स को शो कर रहा होता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है, या उसने जो पिछली सर्विसेज दी हैं तो उसमें उसकी कैसी परफॉर्मेंस रही है। ये सारी चीजें हमें पता चल रही होती हैं डायमंड के बैच से। तो हमारा क्या क्राइटेरिया हो गया सप्लायर सेलेक्ट करने का? सबसे पहले कि उसको कम से कम 2 साल हो गए हो अली बाबा के ऊपर सेल करते हुए, ठीक है। फिर उसके पास ये गोल्ड का बैच हो, ट्रेड एश्योरेंस का बैच हो उसके पास, ठीक है, ट्रेड एश्योरेंस वो एक्सेप्ट करता हो एज अ पेमेंट मेथड। उसके अलावा उसके पास ये परफॉर्मेंस इंडेक्स के बैच हो 2, ठीक है, मिनिमम। रिस्पॉन्स रेट उसका अच्छा हो, और कस्टमर फीडबैक भी अगर उसका बेहतरीन होगा, 4.5 से ऊपर होगा, तो इसका मतलब है कि सप्लायर बहुत अच्छा है, हम इसके साथ फर्दर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप ये जो जो सप्लायर आपकी उसके अंदर क्राइटेरिया में फुलफिल करें, जैसे अगर मैं अब यहाँ पर एक रैंडमली मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरा फॉर एग्जांपल अगर कर रहा है, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये सप्लायर के भी सेम हमारे वही क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रहा है, फिर जी मैं ये वाला देख लेता हूँ, इसके पास एक ट्रे उसका बैच है, ठीक है। तो चलो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इसे भी ऐड कर लेता हूँ, फिर इसके पास तो इसका रिस्पॉन्स रेट भी बहुत अच्छा है, गोल्ड का बैच भी है, 7 साल भी हो गए हैं, मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये आपके पास एक नीचे कंपैरिजन में ऐड होते जाते हैं। तो अगर आपने इनके साथ कांटेक्ट करना है तो आप कंपेयर पे क्लिक करेंगे, तो ये सारा आपको एक कंपैरिजन शो हो गया इसके अंदर। फिर एक और चीज आपने इसके अंदर देखनी है कि आपका जो सप्लायर है वो कितना, उसकी वर्थ कितनी है। यानी वो कोई छोटा सप्लायर तो नहीं है कि उसने कोई 5-10 वर्कर रखे हुए हैं और वो अपनी इंडस्ट्री रन कर रहा है।
आपने कोशिश करनी है कि ऐसे लोगों के साथ ना काम करें, ठीक है। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि कुछ कंपनीज ट्रेडिंग कंपनीज भी होती हैं खाली, जो कि मैन्युफैक्चरर से पकड़ के आपको प्रोडक्ट सेल कर देती हैं। तो उससे ये है, आपको चीज़ कॉस्टली सोर्स होती है। जैसे ये ट्रेडिंग कंपनी है, ये मैन्युफैक्चरर भी है साथ, यानी ये खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, फिर ये भी मैन्युफैक्चरर है। तो आपकी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि आप मैन्युफैक्चरर के साथ राब्ता करें, क्योंकि ट्रेडिंग जो है एक और थर्ड पार्टी बीच में इंक्लूड हो जाती है। तो उससे ये आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो और कम हो जाता है, ठीक है। उसने भी अपना कुछ कमीशन, जाहिर बात है, रखना होता है अपने, वो सप्लायर से सोर्स करके मैन्युफैक्चरर से फिर आपको देना है, उसने अपना भी बीच में कमीशन रखना है। तो ट्रेडिंग कंपनीज को थोड़ा अवॉइड करें, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से एक आइडिया हो जाता है कि कंपनी की वर्थ कितनी है। अब ये 11 से 50 लोगों की वर्थ है, इसने इतने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये ठीक कंपनी है। अगर किसी ने 2-4 एम्प्लॉयज सिर्फ रखे हुए हैं, तो वो कंपनी के साथ हम परस्यू नहीं करते। यहाँ से फिर आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से उनके साथ चैट भी कर सकते हैं, उनका मैसेज लीव कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सप्लायर के साथ कांटेक्ट करते हैं, क्या हमारा फॉर्मेट होना चाहिए, कौन सा पैटर्न यूज करते हैं, वो आगे हम अभी देखते हैं सारा। तो ये हमारा सप्लायर वेटिंग का हो गया कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हम देखते हैं जब हम सप्लायर सेलेक्ट कर रहे होते हैं। हमारा क्राइटेरिया क्या होता है सप्लायर सेलेक्ट करने का, तो ये हमारा क्राइटेरिया। इसके बाद एक और हमारा होता है तरीका जिससे हम करते हैं। हम ये देखिए, यहाँ पर मैं अपने माई अलीबाबा के अंदर जाके मैंने अपना एक लॉगिन बना लिया, ठीक है, साइन अप कर लिया है अलीबाबा के ऊपर। ये फ्री में होता है, आप आराम से कर सकते हैं। अलीबाबा के ऊपर आया, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है सबमिट RFQ। अब RFQ क्या होता है? RFQ होता है, पहले जो हमने तरीका यूज किया वो हमने इंडिविजुअली सबको जाके कांटेक्ट किया, सबके जो हमें लग रहा था कि जिनके पास ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है, उनसे जाके मैंने इंडिविजुअली कांटेक्ट किया कि यार ये आपके पास प्रोडक्ट है, आप क्या इसका रेट दे रहे हैं, वो इंडिविजुअली मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अलीबाबा एक और ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, RFQ, अपना RFQ क्रिएट कर लें। RFQ जब हम क्रिएट करते हैं उससे क्या बेनिफिट होता है, आपका एक पूरा जो आपकी रिक्वेस्ट होती है कोटेशन के लिए, जिस प्रोडक्ट को आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, आप उसकी एक अच्छी सी कोटेशन बना के आप एक इंक्वायरी क्रिएट करके RFQ में पोस्ट कर देते हैं। उससे ये जितने भी सप्लायर्स जो हैं इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, जो कि स्क्रंचीज को बेच रहे होंगे, उनको ये RFQ नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वो अपने हिसाब से, अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से, अपनी प्राइस के हिसाब से सारा कुछ आपको कोटेशन देना शुरू कर देते हैं कि अच्छा जी ये वाली कोटेशन हम आपको इतने में दे देंगे, दूसरा सप्लायर कह रहा है कि मैं आपको इतने में दे दूंगा, मैं ये क्वालिटी आपको दूंगा, दूसरा कह रहा है मैं इससे भी अच्छी क्वालिटी दूंगा। तो यानी एक आपके पास काफी ज्यादा कंपैरिजन आ जाते हैं इस तरीके से। तो आप दोनों तरीकों को यूज कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको बेटर रेट मिले आप उस तरीके पे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट का नेम लिखते हैं, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ मुझे वेलवेट में चाहिए, तो वेलवेट क्रंचीज, यहाँ मैंने वेलवेट क्रंचीज टाइप कर दिया। हर प्रोडक्ट के लिए यही है बिल्कुल। यहाँ से आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के अंदर करना चाह रहे हैं, कैटेगरी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सोर्सिंग टाइप क्या है, आप किस तरह की प्रोडक्ट, नॉन कस्टमाइज प्रोडक्ट चाह रहे हैं, आप कस्टमाइज प्रोडक्ट चाह रहे हैं, ठीक है, या आप बिजनेस सर्विस चाह रहे हैं, टोटल सोल्यूशन चाह रहे हैं, ठीक है। हम यूजुअली कस्टमाइज प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि अगर कल को मैंने अपने जब FBA PL कर रहे होते हैं, जब हम अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे होते हैं या क्लाइंट के ब्रांड पे काम कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमें कस्टमाइज पैकेजिंग चाहिए होती है। यानी जो, अगर फॉर एग्जांपल मैं प्लास्टिक की पैकेजिंग यूज करता हूँ, तो उसके ऊपर मेरा ब्रांड नेम भी हो, मेरे ब्रांड की स्टैंप भी हो, मेरा लोगो भी हो उसके ऊपर, तो एक कस्टमाइज करके मैं उसकी पैकिंग तैयार करवाता हूँ। अगर आप वैसे बेचना चाह रहे हैं तो आप नॉन कस्टमाइज प्रोडक्ट को भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे से आप कस्टमाइज प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से फिर आपका सोर्सिंग का पर्पस क्या है आप वो बता देते हैं। ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती वैसे, वो बाद में जब आपकी उनके साथ कन्वर्सेशन चल रही होती है ज्यादा मैटर वो करता है कि आप किस तरीके से उनके साथ निगोशिएट करते हैं। हम इंशाल्लाह वो भी अभी देखते हैं कि किस किस टेक्निक के थ्रू हम उससे निगोशिएट कर सकते हैं। आगे ये आपको आ जाता है जी, होलसेल करना चाह रहे हैं आप, आगे रिटेल, प्रोडक्शन इक्विपमेंट चाहिए आपको, रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन चाहिए, ये किस पर्पस के लिए चाहिए आप वो बता सकते हैं। हम यहाँ पर जनरली रिटेल कर लेते हैं, ठीक है। रिटेल मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको आ जाता है क्वांटिटी आपको कितनी चाहिए। अब क्वांटिटी हम किस तरीके से सिलेक्ट कर रहे होते हैं,
हमने जैसा कि देखा, यहाँ से मैं अज्यूम करता हूँ कि मैंने इस सप्लायर को फाइनलाइज कर लिया कि ये मेरा कंपेटिटर है, मैं इसके साथ अमेजोन के ऊपर compete करने जा रहा हूँ, ये शेवलॉन के साथ, ठीक है, शेवलॉन जो भी है, इसके साथ मैं करने जा रहा हूँ। तो इसकी मंथली सेल्स जितनी है ना, फॉर एग्जांपल अगर ये 1000 पीस मंथली सेल कर रहा है, तो मैं अपनी जो इन्वेंट्री ऑर्डर करूंगा, जो मुझे इन्वेंट्री चाहिए, वो अप्रोक्सीमेटली 2 to 3,000 के दरमियान चाहिए। क्योंकि जब हम रैंकिंग कर रहे होते हैं, आगे रैंकिंग के लेक्चर्स में हम देखेंगे, तो हम कुछ इन्वेंट्री जो है वो फ्री में गिव अवेज कर रहे होते हैं उनका, ठीक है। यानी हम अमेजोन को जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट 7 पेजेस के अंदर नहीं शो हो रही होती, वो कहीं बहुत पीछे जाके प्रोडक्ट शो हो रही होती है। तो जब आपने इस कंपेटिटर के साथ compete करना है, तो आपकी भी सेल इतनी होनी चाहिए। तो हम फर्स्ट 7-8 डेज के लिए अमेजोन को दिखाते हैं कि भाई अगर इसकी डेली की 50 पीस सेल हो रहे हैं, तो मैं भी 50 पीस ही सेल करूं। वो अलग बात है कि हम पीछे से गिव अवेज फ्री में कर रहे होते हैं, पीपीसी कैंपेन्स के थ्रू फ्री में गिव अवेज कर रहे होते हैं, और तरीकों से हम गिव अवेज कर रहे होते हैं, और अमेजोन को एक सेल्स का फिगर दिखा रहे होते हैं कि भाई हमारी भी डेली की 50 पीस सेल कर रहे हैं। तो फिर वो उठा के हमें इस कंपेटिटर के साथ ले आता है, शुरू वाले पेजेस पे, टॉप पेजेस पे हमें ले आता है, ठीक है। तो इस वजह से हमने इन्वेंट्री अपनी वो रखनी है, क्योंकि आधी इन्वेंट्री तो हमारी ब्लीडिंग में चली जाएगी, यानी कि हम फ्री गिवअवेज कर रहे हैं। तो हमारे पास बाकी भी स्टॉक होना चाहिए एक ही बार, ताकि हम आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए लॉन्चिंग के दौरान। तो हम इसीलिए एस्टिमेट जो हम रखते हैं, वो अगर 1000 इन्वेंट्री है, तो हम 2 से 3 हजार कम से कम इन्वेंट्री को ऑर्डर करते हैं। ये आप अपने क्लाइंट को बताएंगे। लेकिन अगर आपको क्लाइंट कहता है कि नहीं जी मैं 1000 ही मंगवाना चाहता हूँ, तो आप उसे कभी भी फोर्स नहीं करेंगे, आपने उसकी बात ही हमेशा मानी, कभी भी अपनी राय को उसकी राय पे इम्पोज नहीं करना आपने, वरना वो आपके साथ नहीं चल पाएगा, ठीक है। आप उसे अच्छा मशवरा दें कि जी ये हमें इतनी इन्वेंट्री चाहिए इस चीज के लिए, अगर वो एग्री करता तो ठीक है, अगर नहीं एग्री करता तो आपने उसे फोर्स नहीं करना, ठीक है। तो क्वांटिटी करने का भी हमारा ये एक तरीका होता है कि पहले हम कम क्वांटिटी से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ, मुझे 2000 की क्वांटिटी चाहिए, मैं यहाँ पर पहले 500 की इन्वेंट्री डालूंगा। उससे ये फायदा होगा कि 500 पे जो मुझे रेट मिलेगा ना, अगर फॉर एग्जांपल कोई ये क्रंचीज में वो सोर्स कर रहा हूँ, तो मुझे $3 में मिल रही है 500 में, ठीक है। अगर मैं 500 पीस मंगाता हूँ, तो मुझे $3 में मिल रहे हैं 500 पीस, यानी पर पीस $3 होगा। लेकिन फिर मैं उससे कहता हूँ कि यार अच्छा ठीक है, 500 क्वांटिटी पे तुमने मुझे $3 दिया, अगर मैं अपनी थोड़ी क्वांटिटी इंक्रीज कर देता हूँ, यानी मैं और अगर तुमसे क्वांटिटी ले लेता हूँ, फिर बताओ मुझे क्या रेट दोगे, ठीक है। जिस तरह हम लोकली भी यूं कर रहे होते हैं कि हम अपनी क्वांटिटी बढ़ा के रेट निगोशिएट कर रहे होते हैं। तो फिर वो आप कहते हैं जी मैं 1000 अगर आपसे लेना चाहूँ, तो आप मेरे साथ क्या रेट देंगे, ठीक है। तो उस तरीके से आप फिर अपनी क्वांटिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाते हैं। उससे ये है कि आपको रेट को निगोशिएट आप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3 पे था, तो आप एंड पे उसके साथ क्वांटिटी इंक्रीज कर करके जो आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, वहां तक जाते हुए आप काफी रेट को निगोशिएट कर लेते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाता है ट्रेड टर्म्स। ट्रेड टर्म्स क्या होती हैं? एफओबी, ये सीआईएफ, एक्सवर्क्स, ये सारा कुछ क्या है? इसके लिए पहले आपको इनको टर्म्स का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। अब इनको टर्म्स क्या होते हैं? ये बेसिकली बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज हैं, जो कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान यूज करते हैं। ये मैं आपको चार्ट से दिखा देता हूँ कि क्या क्या होती हैं और इन्हें हम क्यों यूज करते हैं इंपोर्ट के दौरान। अच्छा जी, ये एक चार्ट है इनको टर्म्स का। आप गूगल पे जाके इनको टर्म्स लिखेंगे तो आपके सामने ये शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इनको टर्म्स बेसिकली होती हैं कुछ हम टर्म्स एंड कंडीशन वो यूज करते हैं ट्रेड के दौरान। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सप्लायर को कहता हूँ कि जी आपने इन्वेंट्री मेरी पर वो मैन्युफैक्चर करके अपने वेयर हाउस में ही रख लेनी है, मैं ही लाइबल होऊंगा कि मैं आपके वेयर हाउस से अपनी इन्वेंट्री को उठाऊं, और जहां पर भी मैंने लेके जाना है आप उसको करें। तो उसे मैं इस अगर मैं ये वाली टर्म एंड कंडीशन पे चलना चाह रहा हूँ, तो मैं उसे कहूंगा कि यार आप मुझे एक्स वर्क्स रेट दो, यानी EXW रेट्स दो। तो EXW रेट्स जब मैं उसे कहूंगा, तो वो समझ जाएगा कि यार मैंने जो है ना इन्वेंट्री जो प्रिपेयर करनी है और उसे अपने वेयर हाउस में पहुंचा देना, बस। आगे से सारा ये इसकी जो मेरा क्लाइंट है उसकी जिम्मेदारी है कि उसने उठाना है वेयर हाउस से और आगे फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। जब हम एक्सवर्क्स का यूज करते हैं,
हम बायर से डिफरेंट तरह के रेट ले रहे होते हैं। हम उसे कह रहे होते हैं जी मुझे एक्सवर्क्स पे भी रेट चाहिए, मुझे एफओबी पे भी रेट चाहिए, मुझे डीडीपी का भी रेट चाहिए। तो आप डिफरेंट तरीके से उससे रेट ले रहे होते हैं। अगर मैं उससे कहता हूँ एक्सवर्क्स रेट, तो वो समझ जाता है कि ये सारी आगे लाइबिलिटी जो है वो इसी की है, वो खुद ही डील कर लेगा। अब एक्सवर्क्स आपको क्लियर हो गया, जैसा कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है सेलर का वेयर हाउस। यहाँ तक की सेलर की वो लाइबिलिटी होती है, सप्लायर की लाइबिलिटी होती है कि वो अपने वेयर हाउस तक पहुंचा देगा, बाकी हमने ही वहां से उठाना है। आगे सारी ये शिपिंग हमने किस तरीके से करनी है, आगे सारी लाइबिलिटी हमारी है। ठीक है। उसके बाद अगर वो कहता है, जो हमारी इसके अंदर यूजली टर्म्स यूज होती हैं वो होती हैं एक्सवर्क्स, हम ज्यादातर यूज करते हैं, एफओबी यूज करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम यूज कर रहे होते हैं डीडीपी यूज कर रहे होते हैं, और सी आई पी सी पी टी यूज कर रहे होते हैं ज्यादातर। लेकिन मोस्टली जो चल रही होती हैं ये तीन हो रही होती हैं, एक्सवर्क, एफओबी और डीडीपी। एक्सवर्क में जैसे आपको समझ आ गया कि सप्लायर सिर्फ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके अपने वेयर हाउस में रख देगा और आपको बता देगा कि भाई इन्वेंट्री रेडी हो गया, इसको यहाँ से उठा लो। तो हम किसी थर्ड पार्टी फ्रेट फॉरवर्डर को ऐड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि भाई ये इन्वेंट्री है, यहाँ से उठा के मुझे अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचा दो, तो उसके जो आप चार्जेस लोगे वो हमें बता दो। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी एफओबी। एफओबी होता है फ्री ऑन बोर्ड या फ्रेट ऑन बोर्ड। एफओबी के अंदर क्या होता है, अगर मैं सप्लायर को कहता हूँ कि भाई मुझे जो इन्वेंट्री चाहिए वो एफओबी रेट पे चाहिए, आप जो मुझे रेट कोट करो इन्वेंट्री का वो एफओबी हो, तो वो क्लाइंट समझ, सप्लायर समझ जाता है कि भाई मैंने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, उसके बाद मैंने उसे पोर्ट तक लेके जाना है। पोर्ट तक लेके जाने के तक जितने भी खर्चे आएंगे, यानी बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा, या जो भी पोर्ट तक पहुंचा, जो उसके पास पोर्ट है, या जो भी हमारी उसके साथ एग्री हो जाता है कि आपने शेंजन पोर्ट तक पहुंचाना है या किसी भी पोर्ट तक आपने पहुंचाना है, तो आपकी जो उसके दरमियान सारी लाइबिलिटीज आएंगी, जो जो खर्चे होंगे वो आपने खुद ही बियर करने हैं और आप हमें एक रेट दे दो। तो उसके अंदर ये होता है सप्लायर हमें हमारी पोर्ट तक लाके माल पहुंचा देता है, उसके बाद आगे हम खुद ही उसे हैंडल करते हैं। हम किसी फ्रेट फॉरवर्डर को कहते हैं कि भाई क्लियर करवा लो, आगे इसे बाय सी मूव करना है या बाय एयर मूव करना है, आप उसे मूव करके हमारे वेयर हाउस तक पहुंचा दो। ठीक है। ये एफओबी होता है। इसके बाद आ जाता है जी सीपीटी और सीआईपी। सीपीटी होता है कि आपने सीपीटी नहीं, पहले सीएफआर पहले देख लेते हैं। सीएफआर होता है कॉस्ट एंड फ्रेट, यानी इसके अंदर जो सप्लायर की लाइबिलिटी है उसने आपको यहां तक अपने वेयर हाउस से निकालनी है प्रोडक्ट को, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी सप्लायर के एंड पे होगा, उसके बाद उसने जो अपनी पोर्ट है उसकी, वहां से भी उसके अंदर भी जो खर्चे होंगे पोर्ट के ऊपर वो भी उसने बियर करने हैं, कोई कस्टम से रिलेटेड कोई चार्जेस हैं वो भी उसने पे करने हैं। फिर उसके बाद अगर हमारी उससे बाय सी की बात हुई है, तो बाय सी जो उसका खर्चा आएगा वो भी उसने बियर करना है, या बाय एयर अगर मूव कर रहा है तो उसका भी खर्चा उसने बियर करना है, और उसने हमारी डेस्टिनेशन पोर्ट तक पहुंचा देना हमें कि भाई ये यहाँ तक पहुंच गया, आगे आप खुद ही इसके लायबल हो। और अगर हम सीआईएफ करते हैं तो उसमें इंश्योरेंस भी ऐड हो जाती है कि कल को अगर रास्ते में कोई जहाज के साथ मिसहैप हो जाता है, या कोई हमारा शिप जो है वो कोई मसला हो जाता है हमारी इन्वेंट्री का, तो उसमें हमारी इंश्योरेंस हुई होगी और हमें वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो हमारी ज्यादातर यूज हो रही होती है वो है डीडीपी रेट। मैं सप्लायर से कहता हूँ कि भाई मुझे डीडीपी रेट चाहिए। डीडीपी रेट क्या होता है, ड्यूटी डिलीवर्ड पेड। ठीक है। अब डीडीपी रेट ये होता है कि मैं सप्लायर को कहता हूँ भाई मुझे डीडीपी रेट दे दो, तो वो समझ जाता है कि भाई मैंने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, फिर मैंने इसे सारा मूव करके जो मेरी रिक्वायर्ड प्लेस है, जो मैंने उसे अपनी प्लेस दी है अमेजोन का वेयर हाउस का जो मैंने एड्रेस प्रोवाइड किया, उसने मेरे वेयर हाउस के एड्रेस तक पहुंचाना। बीच में जितने भी खर्चे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का हो या सी फ्रेट का, एयर फ्रेट का, कस्टम क्लियरेंस का, जो भी खर्चे बीच में होंगे ना, वो सारे उसी ने बेयर करने हैं। तो इस तरीके से हम उसके साथ सप्लायर के साथ निगोशिएट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये आप गूगल पे जाके जस्ट इनको टर्म्स लिखेंगे तो आपको यहाँ से इनको टर्म्स का मिल जाएगा। तो यहाँ से हम अपनी ट्रेड टर्म मेंशन कर देते हैं जिसके ऊपर भी हम करना चाह रहे होते हैं। ठीक है। यहाँ पर अगर हमें कोई प्रेफर्ड यूनिट प्राइस है कि हमें इतने में चाहिए, तो यहाँ पर हम वो मेंशन कर देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कोई स्पेसिफिक कलर चाहिए, आप वो कलर मेंशन कर दो। प्लेस ऑफ ओरिजिन बता दो आप,
कि कौन सा प्लेस ऑफ ओरिजिन आपका होना चाहिए, मॉडल नंबर अगर कोई प्रोडक्ट का है तो वो आप कर दो। यहाँ पर आ जाती है डिटेल। डिटेल बहुत जरूरी है। डिटेल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? डिटेल के अंदर हम वो वाला लेटर यूज करते हैं जो कि रेफरेंस लेटर होता है, जिसमें हमारा सारा जिस तरीके से हम सप्लायर के साथ कांटेक्ट कर रहे होते हैं वो ये डिटेल्स यहाँ पर हम शेयर करते हैं। यह भी मैं आप लोगों के साथ दिखाता हूँ आपको किस तरीके से करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम अपनी वो डिटेल सारी शेयर कर रहे होते हैं जो कि हमने सप्लायर से लेनी होती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरीके से हम सारा करते हैं। ये एक मैंने सैंपल क्रिएट करके रखा हुआ है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, इससे एक आइडिया ले सकते हैं। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। आपने इससे जस्ट एक आइडिया लेना है, ये नहीं कि आप बिल्कुल ये वाला जो है टेम्पलेट उसको कॉपी पेस्ट करें। आप अपना इनोवेट करके इसको इसके अकॉर्डिंग आप क्रिएट बना सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, यहाँ पर मैं क्या टाइप करता हूँ, हेलो आई एम फॉर वसीम अब्बास सीईओ ऑफ एनवा इंटरनेशनल। ठीक है, यहाँ पर आप अपना कोई भी कंपनी नेम यहाँ पर मेंशन कर दें, कुछ भी, या क्लाइंट की अगर कोई एक्चुअल में कंपनी है तो आप उसका नाम यहाँ पर मेंशन कर दें। और यहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कि मैं सीईओ हूँ, या फिर आप कह दें कि जी मैं प्रोक्योरमेंट मैनेजर हूँ या प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, कुछ भी आप यहाँ पर मेंशन कर दें। ठीक है, आगे आप जी, वी वांट टू इंक्वायर कोड्स फॉर योर प्रोडक्ट। ये प्लेक्सी ग्लास शीट को ही एक प्रोडक्ट है। आप यहाँ पर आपकी जो भी प्रोडक्ट होगी आप यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को मेंशन करें। ठीक है, वी आर लुकिंग टू एक्सपैंड आवर प्रोडक्ट रेंज एंड क्रिएट अ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप टू योर कंपनी। We have been researching different companies in China that manufacture plexiglass sheet, and we think that your company could be a great supplier for it. ठीक है, we have a few questions that we would like to ask. ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या चीजें पूछ रहे होते हैं। What type of packaging do you usually use for this product? वो आपको बताएगा कि जी मैं इस तरह की प्लास्टिक की पैकेजिंग यूज करता हूँ या गत्ते की पैकेजिंग यूज करता हूँ। तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। फिर आप उससे पूछेंगे कि आप कस्टमाइज पैकेजिंग प्रोवाइड करते हैं। जब आप उसके बाद फ्यूचर में कन्वर्सेशन में होंगे तो हम उससे कस्टमाइज पैकेजिंग भी अगर वो प्रोवाइड करता है तो हम उसके साथ अगर हमने कोई कस्टमाइज पैकेजिंग करवानी है तो हम वो करवा सकते हैं। फिर उसके बाद हम पूछते हैं कि आपका लीड टाइम कितना है, कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू मैन्युफैक्चर वंस एन ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, यानी आप कितना टाइम लेते हैं। ये चीजें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये ना हो कि अब हम कुछ भी रैंडमली किसी के साथ कर लें कि जी आप हमारी इन्वेंट्री भेज दो और आगे हम आउट ऑफ स्टॉक हुए पड़े और वो कहें जी हमें तो 2 महीने लगते हैं मैन्युफैक्चर करने में। तो इस तरह से नहीं होता, हम पहले देख लेते हैं कि उनको मैन्युफैक्चर करने में कितना टाइम लग जाता है। उसके बाद आया था जी, व्हाट इज द प्रोडक्ट पर यूनिट कॉस्ट इंक्लूडिंग। आप इस तरह भी डायरेक्टली भी पहले कर सकते हैं सारा। यहाँ पर आप जो रिक्वायर्ड आपके यूनिट है इस तरह की स्लैब्स बना के 100 टू 500, 500 टू 1000, 1000 टू 5000 अगर पीसीज हो तब आपका क्या रेट होगा। और बाद में जब आप उनके साथ कन्वर्सेशन में हो वी चैट के ऊपर या इसके ऊपर अली बाबा के ऊपर, तब भी आप उनसे रेट बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट मेथड ऑफ पेमेंट डू यू एक्सेप्ट। आप मेथड ऑफ पेमेंट पूछते हैं। फिर इज इट पॉसिबल टू पुट आवर लोगो ऑन योर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट पैकेजिंग, इफ सो व्हाट इज द कॉस्ट। ठीक है, आप सारा ये भी पूछेंगे कि वो कस्टमाइज प्रोडक्ट कस्टमाइज पैकेजिंग भी प्रोवाइड करते हैं कि नहीं। नोट, व्हाट आर योर सैंपल टर्म। अब सैंपल क्या होते हैं, जब हमने अपनी प्रोडक्ट किसी सप्लायर को फाइनलाइज किया है कि यार ठीक है इसका रेट मुझे कुछ मुनासिब लग रहा है और क्वालिटी भी इसकी ये क्लेम कर रहा है कि बहुत अच्छी है, तो फिर हम उससे पहले सैंपल ऑर्डर करते हैं। अगर आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं तो आप अपने पास सैंपल ऑर्डर कर लेंगे और उसकी क्वालिटी को अच्छे तरीके से चेक करेंगे, उस सैंपल को अब्यूज करेंगे। जैसे ये स्क्रंचीज हैं तो आप पोनियो को अच्छी तरीके से स्ट्रेच करके देखेंगे, उन्हें वॉश करके देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे कि कैसी क्वालिटी है इसकी, अच्छी तरह अब्यूज करके। अगर आप सप्लायर के लिए कर रहे हैं कि सैंपल ऑर्डर कर रहे हैं तो आप सप्लायर से पूछ लेंगे कि मैं अपने पास सैंपल मंगवा लूं या आप अपने पास मंगाना चाहते हैं। अगर वो कहते कि जी मैं अपने पास ही मंगा लेता हूँ तो आप उसके पास उसे शिप करवा देंगे सैंपल को। ठीक है, और अगर वो कहता है कि जी मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, सैंपल रहने दें, आप ऐसे ही प्रोसीड करें, सैंपल में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आप फिर वैसे ही प्रोसीड कर लेंगे, लेकिन आपने पहले उसे बताना लाजमी है। फिर उसके बाद आ जाता है, कैन आई गेट अ कोड फॉर द प्रोडक्ट टू बी एफओबी एज वेल। यहाँ पर आप अपनी इनको टर्म्स ही मेंशन कर सकते हैं तीनों के, मैं एक्सवर्क्स पे भी चाहिए मुझे रेट, ईएक्सडब्ल्यू पे भी चाहिए, एफओबी पे भी चाहिए, डीडीपी पे भी चाहिए। फिर आपको तीनों पे डिफरेंट रेट मिल जाएगा। नीचे आपको कर्टियस पैराग्राफ लिख देते हैं, वुड बी वेरी ग्रेटफुल
if you contact us with answer to the above questions as well as an additional policy that may need to know। ठीक है, ये सारी आप लिख देंगे, नीचे आप अपना नाम लिख देंगे। तो इस तरह से आप सप्लायर के साथ कांटेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आपने जो, अगर आपकी कोई पिक्चर्स आपके पास पड़ी हुई हैं प्रोडक्ट की, जैसे हम स्क्रंचेस में कर रहे थे ये वाले के साथ, तो यहाँ से हम इसकी ये पिक्चर्स को कॉपी करेंगे और उसको दे देंगे कि जी हमें ये वाली प्रोडक्ट चाहिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आपके पूछ रहा होगा सप्लायर कैपेबिलिटी, सर्टिफिकेशंस अगर आपको कोई चाहिए आप वो उससे पूछ लोगे। ठीक है, ये देखें ये सारी सर्टिफिकेशंस होती हैं। फिर उसके बाद शिपिंग पेमेंट किस तरह है, डेस्टिनेशन आप बता देंगे कि जी आप यूएस में मंगवाना चाह रहे हैं, जिस भी कंट्री के अंदर आप मंगवाना चाह रहे हैं आप वो डेस्टिनेशन कंट्री यहाँ पर ऐड कर देंगे। शिपिंग मेथड यहाँ पर आप पूछ लेंगे कि जी सी फ्रेट से मंगाना चाह रहे हैं, लैंड फ्रेट से मंगाना चाह रहे हैं, एयर फ्रेट या एक्सप्रेस डिलीवरी यूज करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपके पास पेमेंट टर्म्स की ऑप्शन होती है, आप कोई भी पेमेंट टर्म्स सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर यूजुअली हम टीटी कर देते हैं और बाद में उससे हम फिर वो ट्रेड एश्योरेंस की बात कर रहे होते हैं। यहाँ से आप सबमिट करेंगे तो आपका जो है वो RFQ आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम बैक जाते हैं और फिर वो आपके साथ सप्लायर कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे आपके अलीबाबा के ऊपर। फिर जब आपको कोई भी सप्लायर, जब हमने RFQ सबमिट किया होगा या इंडिविजुअली आपने किसी के साथ कांटेक्ट किया होगा, तो उसके जो मैसेजेस आएंगे ये आपको मैसेजेस वाले फॉर्म में नजर आने लग पड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप उनके साथ उनसे वीचैट का नंबर भी ले लेते हैं। अच्छा, वीचैट में एक प्रॉब्लम आ रही होती है कि आप वीचैट का अकाउंट डायरेक्टली नहीं ऐसे बना लेते जैसे कि आप व्हाट्सएप का अकाउंट बना लेते हैं इजीली, या किसी और इस तरह की सर्विस यूज करके उन पे अकाउंट बना लेते हैं। वीचैट के ऊपर आपको वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। आपको एक, जब आप अकाउंट बना रहे होते हैं तो आपको एक QR कोड मिलता है जो कि आप उसी से ही स्कैन करवा सकते हैं, जो कि ऑलरेडी वीचैट का यूजर होता है। क्योंकि यहाँ पर जब हम सप्लायर के साथ बात कर रहे होते हैं ना, तो बड़ा टाइम लगता है उसके अंदर। ये देखिए यहाँ पर भी आपको जब मैनेज RFQ आपको आ जाता है कि जो आपने RFQ किया होता है उससे रिलेटेड आपको जो कोटेशंस आ रही होती हैं आप यहाँ पर मैनेज RFQ में देख सकते हैं। अच्छा, हम वीचैट की बात कर रहे थे। वीचैट में आपको QR कोड मिलेगा, आप उनसे ही सिर्फ स्कैन करवा सकते हैं जो कि ऑलरेडी वीचैट के ऊपर काम कर रहे हैं या जो जिनका वीचैट के ऊपर अकाउंट है। तो इसके लिए ये होता है कि हमें इजीली लोग नहीं मिलते जो कि हमारा वीचैट को वेरीफाई कर दें, तो हम अपने सप्लायर से ही कहते हैं, उसको अपनी मोबाइल से स्क्रीनशॉट भेज देते हैं वो QR वाले पेज का, और उसे कहते हैं कि काइंडली आप ये हमारा ना वीचैट वेरीफाई कर दें, तो वो आपको इजीली वेरीफाई कर देते हैं। तो फिर आप उनसे वीचैट के ऊपर कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पर जरा थोड़ा डिफिकल्ट होता है कम्युनिकेट करना। आपने आज मैसेज किया है तो वो जब ऑनलाइन होगा तब वो देखेगा। वीचैट के ऊपर तो जिस तरह हम व्हाट्सएप के ऊपर हर वक्त ऑनलाइन होते हैं, इस तरह वो भी वीचैट के ऊपर हर टाइम ही तकरीबन ऑनलाइन होते हैं। तो वहां पर जरा आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम वीचैट को यूज करते हैं वहां पर। जब आपका वीचैट वेरीफाई हो जाए तो फिर आप इजीली उनके साथ, जो आपके सप्लायर हैं उनके साथ आप निगोशिएट कर सकते हैं, उनके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि जी मुझे इतनी इन्वेंट्री चाहिए, आप मेरे साथ ये करें, इसके प्राइस थोड़ी और कम करें। आप अच्छे तरीके से निगोशिएट कर सकते हैं क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो एक फ्लो में चल रही होती है। आपको बार बार इंटरप्ट नहीं होना पड़ता, यानी लेट लेट रिप्लाई नहीं आ रहे, फौरन ही आपकी कन्वर्सेशन चल रही है। तो अब एक और चीज माइंड में आती है कि यार निगोशिएट तो हम तब ही करते हैं जब हमारे पास एक टारगेटेड प्राइस हो, फिर ही हम निगोशिएट कर सकते हैं ना। अगर फॉर एग्जांपल मेरी टारगेट प्राइस है कि मैंने $5 से ऊपर नहीं सोर्स करना, तो तभी मैं उसके साथ लड़ूंगा, मैं उसके साथ निगोशिएट करूंगा कि भाई मेरी जो रेंज है वो $5 से ऊपर नहीं है, तो आप मुझे $5 तक की मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इससे ऊपर की नहीं। और अगर हमारे पास टारगेटेड ही प्राइस नहीं होगी कि हमारी टारगेट प्राइस क्या है, तो हम किस तरीके से उसके साथ निगोशिएट करेंगे। वो तो हमें $7 भी बता रहा होगा तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, ये अच्छी प्रोडक्ट है, अच्छी प्राइस है, बाकी सबकी तकरीबन आसपास है। तो उससे पहले, सबसे पहले हमारे पास ये होना चाहिए कि हमारे पास एक टारगेटेड प्राइस हो। तो टारगेट प्राइस फाइंड करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, वो अमेजोन का ही कैलकुलेटर है, अमेजोन FBA कैलकुलेटर उसे हम कहते हैं। ठीक है, उधर से हम अपनी टारगेटेड प्राइस फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए सबसे पहले मैं ये एसइन पिक करता हूँ। ठीक है, अब अगर आपने Amazon FBA US में कर रहे हैं, आप Amazon US के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो आप Amazon FBA कैलकुलेटर US का ओपन करेंगे।
इसी तरह अगर आप यूके का कर रहे हैं तो आप यूके का एफबीए कैलकुलेटर ऑन करेंगे, ठीक है। अभी हम जनरली चलें अमेजोन यूएस का देखते हैं, अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर। जब आप अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर पे आते हैं तो यहाँ पर आपको साइन इन करने की, या आपके पास अकाउंट नहीं भी है तो आप फिर भी ये वाले फीचर को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड योर प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। यहाँ पर हम प्रोडक्ट का एस इनपुट करेंगे जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है और आप नीचे भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एस इनपुट किया और सर्च कर दिया। लें जी, ये मेरे कंपेटिटर की लिस्ट आ गई। यहाँ से मैं देखता हूँ कि वो कितने में बेच रहा है प्रोडक्ट को। अच्छा जी, उसकी लिस्ट प्राइस क्या है? वो 11.99 में बेच रहा है। कितने पैक बेच रहा है? 55 पीसेस बेच रहा है। यहाँ पर मैं आइटम प्राइस में एंटर कर दूंगा 11.99, ठीक है। ये यानी हमारी, हम अज्यूम करते हैं कि ये वाली हमारी भी प्राइस होगी। इसके बाद मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ कैलकुलेट पे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि अमेजोन की फीसिस इसमें क्या क्या है, क्योंकि जब हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है ना, हमें पता होना चाहिए कि किस प्राइस के ऊपर हमारा क्या प्रॉफिट मार्जिन है और किस प्राइस पे अमेजोन कितने हमसे पैसे ले रहा है। अब अगर 11.99 की प्रोडक्ट है तो उस पर उसने मुझे बता दिया कि अगर आप एफबीए कर रहे हैं तो अमेजोन पे सेलिंग फीस जो है वो $1.80 है, ठीक है। ये अमेजोन के खाते में चली जाएगी। फिर जो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन फीस है जो कि वो आपके बिहाफ पे फुलफिल कर रहा है, वो $3.48 है, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्टोरेज चार्जेस हैं वो $0.25 है पर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। अब आपने एक चीज से कंफ्यूज नहीं होना, अब यहाँ पर वो 55 पीसेस सेल कर रहा है, ठीक है। एक पैकेट के अंदर, यानी वो जो एक पैक सेल कर रहा है उसमें 55 पीसेस है। तो हम ये जो कंप्लीट कैलकुलेट कर रहे हैं ये 55 पीसेस के लिए कर रहे हैं, ना कि एक पीस के लिए। हम पूरे पैक के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करते हैं कि अगर हमारी प्राइस ये हो तो उस पर हमारा कितना प्रॉफिट मार्जिन बनेगा, अगर फ्लॉ प्राइस है तो हमारा क्या प्रॉफिट मार्जिन बनेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपका जो मिनिमम जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो कम से कम जो है वो 25% होना चाहिए। इससे कम होगा तो फिर आपको फायदा नहीं है, क्योंकि जब आप लॉन्च कर रहे होते हैं तो आपने पीपीसी भी लगाई होती है, तो उसके भी एक्सपेंसेस होते हैं और भी तरह तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। तो हमारा कम से कम मार्जिन जो है ना वो 25% होना चाहिए, फिर हम अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं। तो चलें, यहाँ पर मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो $2 है, ठीक है। और जो मेरी शिपिंग कॉस्ट है वो है $1। ये भी मैंने पहले से एज्यूम किया खुद से, ठीक है। तो इस पे मेरा क्या प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है? इस पे जी मेरा 28% बन रहा है। यानी अगर मुझे जो है सेफली $3 से ऊपर नहीं जाना, $3 के अंदर टोटल मेरी जो कॉस्ट है, जो शिपिंग भी जिसमें इंक्लूड है, जिसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट भी इंक्लूड है, यानी लैंडिंग कॉस्ट जो है, लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है? उसमें आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट भी होती है, उसमें आपकी शिपमेंट कॉस्ट भी होती है। तो अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए अगर मुझे ये $3 में प्रोडक्ट सोर्स हो जाती है कि उसमें प्रोडक्ट की प्राइस भी इंक्लूड है और शिपिंग भी इंक्लूड है, तो फिर मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर जा सकता हूँ बिल्कुल। तो ये मेरी प्रोडक्ट की टारगेटेड प्राइस यहाँ से मुझे पता चल गई कि मेरी टारगेटेड प्राइस $3 है। $3 के ऊपर मेरा 28% प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है। अब मैं सप्लायर के साथ, अगर सप्लायर मुझे $5 की प्राइस दे रहा है टोटल डीडीपी की, जिसमें शिपिंग भी इंक्लूड है और आइटम की प्राइस भी इंक्लूड है, $5 दे रहा है, तो मैं उसके साथ निगोशिएट करूंगा कि भाई नहीं, मुझे $3 में ही चाहिए, इससे ऊपर मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। तो अगर तो वो एग्री हो जाता तो ठीक है, हम उससे फिर सैंपल ऑर्डर कर लेते हैं, उसकी क्वालिटी वगैरह चेक कर लेते हैं और फ्यूचर में उसके साथ ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं, मैं $4 से कम नहीं दे सकता, तो फिर हम किसी और सप्लायर की तरफ मूव कर जाते हैं। हम उसके नहीं करते, क्योंकि हमें पहले से ही अपना प्रॉफिट मार्जिन पता है कि अगर मैं $3 से ऊपर गया तो फिर मेरा प्रॉफिट मार्जिन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर, आप हिट एंड ट्रायल करके भी देख सकते हैं, $1 करके भी देख सकते हैं उस पर क्या बन रहा है। $3 अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, $3 अगर मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट और $1 शिपिंग कॉस्ट है, तब मेरा क्या प्रॉफिट मार्जिन, तब मेरा 20 पे चला जाएगा। तो ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो चले, अगर मैं और कम करके देखता हूँ, 2.5 पे आता हूँ, तो उस पर देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स बनता है। तो ये भी 2.5 पे भी चलो एक्सेप्टेबल है, यानी टोटल मैं 3.5 से नीचे नहीं जा सकता, ज्यादा नहीं जा सकता। 3.5 मेरी डेडलाइन है। अब मैं सप्लायर के साथ जब वीचैट के ऊपर निगोशिएट करूंगा तो मैं उससे कहूंगा कि भाई देखें, ये जो पहली मैं इन्वेंट्री आपके से मंगवा रहा हूँ ये मेरी एक टेस्ट सैंपल है,
यानी इसके बाद मैं मजीद भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ। ये जो भी हम टेक्टिक्स यूज करते हैं निगोशिएट के लिए, कि अभी फ्यूचर में सिर्फ हमने ये जो 3000 की इन्वेंट्री है सिर्फ एक टेस्ट है, फ्यूचर में हम आपको मजीद ऑर्डर देंगे। तो वो कहता है कि तो आप हमें अच्छी प्राइस कोट करें। इस तरीके से हम उसके साथ फर्दर निगोशिएट करते हैं। तो फिर जब हमें प्राइस मिल जाती है तो फिर हम उससे सैंपल पहले कॉल करते हैं, सैंपल की क्वालिटी चेक करते हैं, फिर उसे कहते हैं कि आप ऑर्डर प्लेस कर दो। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। अब इसको मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दो। अब मैन्युफैक्चर के दौरान क्या होता है, वो कहता है आप 30% एडवांस पेमेंट दें। तो उसके अंदर आपने टेंशन नहीं लेनी, आप 30% एडवांस पेमेंट उसे ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू कर देंगे। फिर बाकी जब आपकी इन्वेंट्री कंप्लीट हो जाएगी तो फिर बाकी की पेमेंट आप बाद में कर देंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, ये भी हो गया हमारा। अच्छा, आज हमने क्या क्या एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने सोर्सिंग में क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हमने देखा है कि हम पेटेंट किस तरीके से चेक करें। जब हमारी प्रोडक्ट हमें पता है कि ये वाली प्रोडक्ट हम अमेजोन के ऊपर बेचनी है, तो पहले हम उसका चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट पेटेंट तो नहीं है। पेटेंट की दो टाइप होती हैं, यूटिलिटी पेटेंट और डिजाइन पेटेंट। हम वो किसी प्रोफेशनल से चेक कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सोर्सिंग के लिए जो है हम अलीबाबा यूज कर रहे हैं, अलीबाबा से हम किस तरीके से सोर्सिंग करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे सप्लायर का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमने सप्लायर सेलेक्ट करते हुए देखनी है, कि उसकी हिस्ट्री क्या होनी चाहिए, कितनी देर से वो अलीबाबा के ऊपर सेल कर रहा है, उसके पास कौन कौन से बैजेस हैं, ट्रेड एश्योरेंस में वो काम कर रहा है कि नहीं, उसका परफॉर्मेंस इंडेक्स कैसा है, गोल्ड बैच उसके पास है कि नहीं है। ठीक है, ये चीजें हमने चेक करनी है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमने वो आरएफक्यू किस तरीके से सबमिट करना है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। वो हमने देखा कि यहाँ से जाके हमने सबमिट आरएफक्यू करना है, वहां पर हमने पूरी डिटेल्स को फिल आउट करना है, वहां पर अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर्स देनी है और उनसे अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो सारी डिस्कस करनी है। फिर हमने देखा ये लेटर फॉर सप्लायर, ये देखा है कि हमने किस तरीके से उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर वो सारी इंफॉर्मेशन हमने देखी। ठीक है, फिर हमने देखा इनको टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, किन टर्म्स के ऊपर हम उनके साथ निगोशिएट कर रहे होते हैं। एक्सवर्क्स टर्म क्या होती है, एफओबी क्या होती है, डीडीपी क्या होती है, आप ये सारी भी देख सकते हैं। ठीक है, ये वाली हमने सीखी। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब हमारा प्रोडक्ट फाइनलाइज हो जाती है कि सप्लायर से हमारा निगोशिएट भी हो, फिर हमने देखा कि निगोशिएट किस तरीके से करना है। वो हमने देखा कि निगोशिएट के लिए पहले ये वाला टेम्पलेट भेजना है, फिर उसके साथ हमने वी चैट वेरीफाई करके वी चैट पे उसके साथ कम्युनिकेट करना है कि आप हमें ये हमारी जो प्राइस है वो ली दें आप। ठीक है, और उससे पहले हमने एफबीए कैलकुलेटर भी देख लिया कि किस तरीके से हम अपनी टारगेटेड प्राइस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, निगोशिएट भी हो गया, प्रॉफिट मार्जिन भी हमने किस तरीके से कैलकुलेट करना है ये भी हमने देख लिया, वी चैट पे भी सारा। तो ये आज का हमारा टोटल लेक्चर था। सारी चीज़ें हमने सोर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी होती हैं वो सारी हमने कवर कर ली। बाकी इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है।